गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेमराज सुंडा बुक के इंग्लिश बुक से लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। 13वें नंबर का सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया 2009-10 की डाटा के अकॉर्डिंग कितना था? तो 529.7 मिलियन था। लेकिन वर्तमान डाटा पे हम देख लेते हैं क्या है। तो वर्तमान डाटा 20वें लाइव स्टॉक के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 20वें नंबर का लाइव स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो वर्तमान समय में 20वें लाइव स्टॉक जो कि कभी डाटा निकाला गया था, तो यह 2019 में डाटा निकाला गया था। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में टोटल लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन कितना है? तो 535 मिलियन दिखा रहा है इसमें। 21वें लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि यानी कि 21वां एकदम लाटेस्ट वाला जो डेटा दिया गया है वो 21वां लाइव स्टॉक सेंसस है। इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में टोटल लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन कितना है? तो टोटल लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन 535.78 मिलियन दिया गया है इसमें। अब इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं तो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की संख्या कितनी है? तो यह 535.78 मिलियन है। बोवाइन का पॉपुलेशन कितना है? तो बोवाइन का पॉपुलेशन जो है वो 302.79 मिलियन है, जिसमें बोवाइन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कैटल, बुफेलो, मिथुन एंड याक, यानी कि कैटल, बुफेलो, मिथुन और याक, इन चारों को मिलाकर टोटल बोवाइन का जो पॉपुलेशन है वो 302.79 मिलियन है। कैटल का पॉपुलेशन कितना है? तो हमारे इंडिया में कैटल का पॉपुलेशन 192 मिलियंस है। गोट का कितना पॉपुलेशन है? तो गोट का पॉपुलेशन 148 मिलियन है। बुफेलो का कितना पॉपुलेशन है? तो बुफेलो का पॉपुलेशन 109.85 मिलियन है। सीप का कितना पॉपुलेशन है? तो सीप का 74.26 मिलियन पॉपुलेशन है। इसके बाद पिग का कितना पॉपुलेशन है? तो पिग का जो है 9.6 मिलियन से इसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज कितना परसेंटेज हुआ है। तो 21वें वाले सेंसस में हमें वृद्धि कितने का देखने को मिला है? तो 4.6% का वृद्धि देखने को मिला है कंपेयर टू 20वां सेंसस, यानी 20वें सेंसस की अपेक्षा जो 21 वाला सेंसस है इसमें 4.6% का वृद्धि देखने को मिला है। और कितना खर्च हो रहा है इसमें? 200 करोड़ का खर्च इसमें हमको देखने को मिल रहा है। हो गया, इतना बहुत है। ठीक, कंप्लीट हो गया। ये डाटा गलत है, 529 नहीं है, 535 हो गया है। ठीक, 21वें सेंसस के अकॉर्डिंग 21वां कब लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च लाटेस्ट में किया गया है सेंसस। ठीक, शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, हमारे भारत में लाइव स्टॉक के पॉपुलेशन के अंतर्गत पूरे विश्व में कितना शेयर करता है? तो 15% शेयर करता है। फिर से शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी पूरे विश्व में हमारा भारत लाइव स्टॉक के पॉपुलेशन में कितना शेयर करता है? तो 15% शेयर करता है। कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में कैटल का पॉपुलेशन कितना है? तो यह 205 मिलियन से ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक, तो उसमें हम दिखा दिए हैं डाटा में, कैटल के बारे में भी दिखा दिए हैं, बुफेलो के बारे में दिखा दिए हैं। ठीक, हो गया उसी डाटा के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कैटल डिजीज दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैंस, यानी कि वह कौन सा पशु का रोग है जो कि पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशु में होने वाला डिजीज है। तो ये आपका एंथ्रेक्स है। फिर से एंथ्रेक्स जो डिजीज होता है एनिमल में होने वाला, वह कौन सा डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन में होने का खतरा रहता है? तो ये आपका एंथ्रेक्स है। ठीक, एंथ्रेक्स डिजीज होता है। ठीक, एंथ्रेक्स डिजीज होता है। एंथ्रेक्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो एंथ्रेक्स कुछ होता है, याद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है
काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू कैरोटीन, यानी कि जो गाय का दूध होता है यह हल्का पीला होता है। यह किसके कारण होता है? तो यह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मिल्क इज वाइट इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केसिन, यानी कि दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। द कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिल्क, यानी कि मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या फिर शुगर पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो एक ट्रिक इसी पर हमको याद आ गया। तो गर्लफ्रेंड साहिबा गुलेला से मग्गा फोड़ो, यानी गर्लफ्रेंड साहिबा गुलेला से मग्गा फोड़ो, इसे से हमारा निकल के चला आएगा ट्रिक वो, ठीक, वो मन में याद है हमारे। नेक्स्ट है मिल्क इज डिफिशियंट इन एलिमेंट्स, यानी कि मिल्क में कौन सी एलिमेंट की कमी पाई जाती है? तो मिल्क में सदैव आयरन की कमी पाई जाती है। मिल्क प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन, यानी दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। द स्टेट विच इज सेकेंड इन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। फैट ग्लोब्यूल इन द मिल्क आर इन द फार्म, यानी कि जो फैट का ग्लोब्यूल होता है यह मिल्क में किस रूप में पाया जाता है? तो फैटी। इसके लिए ट्रिक है फैटी, यानी कि इमल्सन के रूप में पाया जाता है। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है फैटी, यानी कि जो फैट होता है वो इमल्सन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फार्म, यानी कि जो प्रोटीन होता है यह मिल्क में किस रूप में पाया जाता है? तो इसके लिए ट्रिक है प्रोको। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है प्रोको, यानी कि प्रोटीन जो होता है वो कोलाइडल के रूप में पाया जाता है। लैक्टोज एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन मिल्क इन द फार्म, यानी कि जो लैक्टोज होते हैं और मिनरल्स जो होते हैं यह किस रूप में पाए जाते हैं? तो यह जो है सॉल्यूशंस के रूप में पाए जाते हैं। फिर से, जो लैक्टोज एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं और जो मिनरल्स और लैक्टोज दूध में किस रूप में पाए जाते हैं? तो दूध में लैक्टोज और मिनरल्स जो होते हैं यह सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसके लिए ठीक क्या है? तो लामिसो। इसके लिए ठीक क्या है? तो इसके लिए ठीक लामिसो। इसके लिए ठीक क्या है? तो लामिसो होता है, यानी कि लैक्टोज हो गया, मिनरल्स हो गया, या सॉल्यूशंस के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट पॉइंट, मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन सी, यानी कि जो दूध होता है यह किसका खराब स्रोत माना जाता है या फिर सबसे बहुत ही खराब स्रोत माना जाता है? तो ये आपका आयरन और विटामिन सी का सबसे पुअर सोर्स माना जाता है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि इंडिया का किसके उत्पादन में पहला स्थान है? तो इंडिया का जो है कारपेट ऊल, यानी कि जो कारपेट ऊल होता है इसके उत्पादन में इंडिया का पहला स्थान है। नेक्स्ट है बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग, यानी साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी मानी जाती है? तो साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल जो होती है मक्का मानी जाती है, ठीक। और साइलेज का जो एग्जैक्ट पीएच होता है वो 4 पीएच होता है। साइलेज का एग्जैक्ट पीएच कितना होता है? तो साइलेज का एग्जैक्ट पीएच जो होता है वो 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना, यानी कि आर्टिफिशियल जो वेजाइना होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो जो आर्टिफिशियल वेजाइना होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट शीप एनिमल्स इज डॉली, यानी कि प्रथम क्लोन यानी कि एडल्ट एनिमल जिसे हम सीप के नाम से जानते हैं, यानी कि एडल्ट सीप के एनिमल का प्रथम क्लोन कौन सा है? तो ये आपका डॉली है। फिर से, फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट सीप एनिमल, यानी कि एडल्ट सीप एनिमल का प्रथम क्लोन क्या था? तो ये आपका डॉली था। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया वूल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन राजस्थान, यानी कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ऊन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो यह राजस्थान में होता है। फिर से, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में होता है, यानी टोटल ऊन का प्रोडक्शन जो होता है उसमें से केवल 35% तक ऊन का प्रोडक्शन केवल राजस्थान ही कर देता है। नेक्स्ट है, डिसबर्डिंग इन काफ ऑफ न्यू बॉर्न इज डन एट द स्टेज, यानी कि जो न्यू बॉर्न होते हैं यानी कि जो नवजात बछड़ा होता है उसमें डिसबर्डिंग की क्रिया कितने दिन के बाद की जाती है? तो 4 से 10 दिन के बाद की जाती है। फिर से, जो नवजात बछड़ा होता है उसमें डिसबर्डिंग की क्रिया कितने दिन के अंतराल पर किया जाता है? तो यह 4 से 10 दिन के बाद, यानी कि काल्विंग होने के 4 से 10 दिन के अंदर जो है क्या कर दिया जाता है? तो डिसबर्डिंग की क्रिया इसमें कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ गैसेस इन रूमन्स ऑफ द एनिमल्स, जिसे हम ब्लोट के नाम से जानते हैं। फिर से, नेक्स्ट है, स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ गैसेस इन र्यूमन ऑफ द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के र्यूमन में गैस के कलेक्शन होने को। फिर से, स्वेलिंग ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ गैसेस इन र्यूमन ऑफ द
एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के र्यूमेन में गैस के कलेक्शन होने के कारण उसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है ब्लोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रम, यानी कि कोलेस्ट्रम यानी कि काऊ के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो काऊ के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा 17.8% तक पाई जाती है, जबकि बुफेलो के कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा 21.4% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली रूमिनेंट हैव 4 चैम्बर्स स्टमक, यानी कि जो सामान्यतः रूमिनेंट पशु होते हैं इसमें 4 चैम्बर पाया जाता है। जैसे कैटल हो गया, सीप हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया, एक्सेप्ट कैमल, कैमल को छोड़कर अन्य सभी जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उसमें 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक, और कैमल में कितना पाया जाता है, तो कैमल में केवल 3 चैम्बर पाया जाता है। ठीक, 3 चैम्बर्ड रूमेन, यानी कि जो ठीक, एक्सेप्ट कैमल, कैमल में जो होता है क्या पाया जाता है, तो एक्सेप्ट कैमल दैट हैज 3 चैम्बर्ड रूमेन। नेक्स्ट है मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, यानी कि जो दूध होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, और दूध जो होता है वो विटामिन ए का भी सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोजीशन फर्स्ट रैंक इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और भारत के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। टोटल बुफैलो वूल प्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट इंडिया का रैंक किस किस में पहला है, तो मिल्क के प्रोडक्शन में भारत का पहला स्थान है। टोटल बुफैलो के केस में भी भारत का पहला स्थान है। ऊन के उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान है। और टोटल कैटल के प्रोडक्शन में भी, यानी कि टोटल कैटल के प्रोडक्शन में भी भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फर्स्ट इन वाइट्रो फर्टिलाइज्ड बुफैलो काफी प्रथम, यानी कि पूरे विश्व में फर्स्ट इन वाइट्रो फर्टिलाइज्ड बुफैलो का काफ कौन सा था, तो उसका नाम था प्रथम। यानी पूरे विश्व में जो प्रथम इन वाइट्रो फर्टिलाइज्ड बुफैलो काफ को बनाया गया था उसका नाम था, ठीक, प्रथम था। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राई प्रोटेक्टेंट्स फॉर फ्रीजिंग ऑफ सीमेन, यानी कि सीमेन को रखने के लिए फिर से द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राई प्रोटेक्टेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ सीमेन, यानी सीमेन को रखने के लिए सर्वाधिक कॉमनली तरीके से प्रयोग किए जाने वाला कौन सा क्राई प्रोटेक्टेंट है, तो फ्रीजिंग का कौन सा, यानी कि सीमेन के फ्रीजिंग के लिए सर्वाधिक कॉमन रूप से प्रयोग किए जाने वाला कौन सा क्राई प्रोटेक्टेंट होता है, तो इसका उत्तर है ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल। और फिर एग के अंडे में, यानी कि एग यॉल्क और ग्लिसरॉल दोनों का ही प्रयोग किया जाता है किसको रखने के लिए, तो क्राई प्रोटेक्टेंट के रूप में। फिर से क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राई प्रोटेक्टेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ सीमेन, यानी सीमेन के फ्रीजिंग के लिए, यानी सीमेन के फ्रीजिंग के लिए सर्वाधिक कॉमनली रूप से प्रयोग किए जाने वाला कौन सा क्रायो प्रोटेक्टेंट होता है, तो उसका नाम है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है कोलाजेन इज द मेन प्रोटीन्स ऑफ स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कोलाजेन जो होता है वो स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू का एक मुख्य प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है लाइट रिसेप्टर पिगमेंट इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में जो लाइट रिसेप्टर पिगमेंट्स होता है वह मेलानिन होता है। ठीक, फिर से एनिमल्स में जो लाइट रिसेप्टर पिगमेंट होता है उसी को हम मेलानिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कैनाबलिज्म इज सीन इन पोल्ट्री इज ड्यू टू सोडियम क्लोराइड डिफिशियंसी, यानी कि जो पोल्ट्री होता है पोल्ट्री में कैनाबलिज्म की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह किसके कमी के कारण होता है, तो सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं उसी की कमी से जो है पोल्ट्री में कैनाबलिज्म की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्रैक्ड फीड इन पोल्ट्री इज कास्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन, यानी कि पोल्ट्री के पैरों में क्रैकिंग देखने को मिलता है, यानी कि पोल्ट्री के पैरों में क्रैकिंग देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है, तो यह बायोटिन के डिफिशियंसी कारण होता है। बायोटिन किसे कहते हैं, तो बायोटिन जो होता है वो विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, तो विटामिन B7 को जो है बायोटिन के नाम से जाना जाता है। जबकि इससे बायोटिन की कमी से क्या होता है, तो बाल्डनेस होता है। जबकि फोलिक एसिड विटामिन B9 से संबंधित रहता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है डिग्नाला एंड अल्कली डिजीज आर काज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ, यानी कि जो डिग्नाला और अल्कली डिजीज होता है पशुओं में यह किसकी अधिकता से होता है, तो सेलेनियम की अधिकता के कारण होता है। फिर से डिग्नाला एंड अल्कली डिजीज, यानी कि
डेगनाला एंड अल्कली डिजीज आर काज ड्यू टू टॉक्सिसिटी। यहाँ पे यानी कि डेगनाला एंड अल्कली डिजीज जो पशुओं में देखने को मिलता है यह किसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने के कारण देखने को मिलता है, यानी कि यह किसी टॉक्सिसिटी के कारण देखने को मिलता है, तो यह सेलेनियम के टॉक्सिसिटी के कारण देखने को मिलता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है देसी। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है दास। ठीक, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है दासी। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है दासी। यानी कि डेगनाला और अल्कली डिजीज यह दोनों सेलेनियम की डिफिशियंसी के कारण यानी सेलेनियम के टॉक्सिसिटी के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रेजी चीक डिजीज इज काज्ड बाय डिफिशियंसी, यानी कि जो क्रेजी चीक डिजीज होता है यह किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, तो यह विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण होता है। फिर से जो क्रेजी चीक डिजीज होता है यह किसकी कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन ई की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रीड ऑफ पोल्ट्री इज एक्सीलेंट फॉर ब्रॉयलर पर्पज, यानी कि ब्रॉयलर पर्पज के लिए पोल्ट्री का सबसे एक्सीलेंट ब्रीड कौन सा होता है, तो उसका नाम है प्लाईमाउथ रॉक होता है। प्लाईमाउथ रॉक होता है, यानी कि ब्रॉयलर पर्पज के लिए पोल्ट्री का सबसे एक्सीलेंट ब्रीड कौन सा माना जाता है, तो प्लाईमाउथ रॉक माना जाता है। नेक्स्ट है ए प्रेग्नेंट काऊ डज नॉट कम इन हीट, यानी कि ए प्रेग्नेंट काऊ डज नॉट कम इन हीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम, यानी कि जब कोई काऊ प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसमें जो हीट होता है, यानी कि जो इसमें हीट पीरियड होता है वह फिर हमें नहीं देखने को मिलता है। यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कार्पस ल्यूटियम की उपस्थिति के कारण होता है। फिर से ए प्रेग्नेंट काऊ डज नॉट कम इन हीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम। उत्तर है इसका कार्पस ल्यूटियम, यानी कि एक प्रेग्नेंट काऊ हीट में नहीं आती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो कार्पस ल्यूटियम की उपस्थिति के कारण ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एनिमल प्रोटीन फैक्टर इज नोन एज कोबालामिन, यानी कि एनिमल प्रोटीन फैक्टर किसे कहा जाता है, तो एनिमल प्रोटीन फैक्टर जो होता है वो कोबालामिन को कहा जाता है। इसी को हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक, तो इसी को हम एनिमल प्रोटीन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क, यानी कि डबल टोन्ड मिल्क में फैट की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो डबल टोन्ड मिल्क में फैट की मात्रा जो होती है वो 1.5% तक पाई जाती है। और एसएनएफ कितना होता है, तो ज़्यादा हो जाता है, 0.5% बढ़ जाता है, तो 9% तक इसमें एसएनएफ की मात्रा पाई जाती है। जबकि टोन्ड मिल्क में फैट की मात्रा 3% तक होती है और एसएनएफ की मात्रा इसमें 8.5% तक होती है। नेक्स्ट है हे कैन बी स्टोर्ड इफ मॉइस्चर परसेंट बिलो, यानी कि हे का स्टोरेज कहाँ पर किया जाता है, तो जहाँ पर मॉइस्चर 16% से कम होता है उसी स्थान पर हे का स्टोरेज किया जाता है। फिर से हे कैन बी स्टोर्ड इफ मॉइस्चर परसेंट बिलो, यानी कि हे का स्टोरेज यानी कि हे का स्टोरेज कितने मॉइस्चर के कम होने पर स्टोरेज किया जाता है, तो 16 डिग्री सेंट यानी 16% से कम, यानी कि जब हे में मॉइस्चर 16% से कम होता है तभी उसका स्टोरेज करना चाहिए। फिर से हे कैन बी स्टोर्ड इफ मॉइस्चर परसेंट बिलो 16%, यानी कि जब हे में मॉइस्चर परसेंट 16% से नीचे हो तभी उसका स्टोरेज करना चाहिए। यानी कि फिर से हे का स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर करना चाहिए, तो हे का स्टोरेज जो था वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर पर करना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल स्टैंडर्ड फॉर सॉलिड नॉट फैट इन काऊ मिल्क, यानी कि काऊ मिल्क में सॉलिड नॉट फैट के लिए जो लीगल स्टैंडर्ड है वो कितना होता है, तो 8.5% तक होता है। फिर से काऊ के मिल्क में जो लीगल स्टैंडर्ड होता है सॉलिड नॉट फैट के लिए तो यह कितना होता है, तो 8.5% तक होता है। नेक्स्ट है लेट डाउन ऑफ मिल्क इन काऊ इज ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी कि काऊ में जो लेट डाउन होता है या फिर दूध के उतारने के लिए जो हार्मोन यानी कि काऊ में जो लेट डाउन होता है, यानी कि काऊ के मिल्क का जो लेट डाउन होता है, लेट डाउन ऑफ मिल्क इन काऊ, यानी कि काऊ में जो मिल्क का लेट डाउन होता है इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो 5 से 7 मिनट तक होता है। जबकि ब्लांचिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 3 से 5 मिनट तक होता है। और जब मिल्क सिक्रेशन हार्मोन कौन सा होता है, तो मिल्क को सिक्रेट करने वाले हार्मोन का नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी कि मिल्क के सिक्रेशन के समय यानी मिल्क के सिक्रेशन के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। जबकि मिल्क के लेट डाउन के समय जो होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट है मिल्क लिपिड जो होता है वो लेसिथिन होता है, यानी कि मिल्क में पाए जाने वाले लिपिड का क्या नाम है, तो मिल्क में पाए जाने वाले लिपिड का नाम लेसिथिन होता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टेशन इज डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट
नोन एज बर्डियो कैस्टेटर, यानी कि साइंटिफिक कैस्ट्रेशन इज डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज बर्डियो कैस्टेटर, यानी कि कैस्ट्रेशन यानी साइंटिफिक कैस्ट्रेशन जो होता है वो किस यंत्र के प्रयोग से किया जाता है, तो यह बर्डियो कैस्टेटर के प्रयोग से किया जाता है। फिर से साइंटिफिक कैस्ट्रेशन इज डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो साइंटिफिक कैस्ट्रेशन होता है यह किस यंत्र के प्रयोग के द्वारा किया जाता है, तो बर्डियो कैस्ट्रेटर के प्रयोग से किया जाता है। नेक्स्ट है ओनली इसेंशियल फैटी एसिड ऑफ पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री में केवल एसेंशियल कौन सा केवल एसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है, तो उसका नाम है लिनोलिक एसिड। फिर से केवल पोल्ट्री में पाए जाने वाला कौन सा इसेंशियल फैटी एसिड होता है, तो उसका नाम है लिनोलिक फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट है तो गर्लफ्रेंड साहिबा गुलेला से मग्गा फोड़ो, तो यह हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में क्या आता है, सल्फर कंटेनिंग विटामिन की बात करते हैं, तो सल्फर कंटेनिंग विटामिन के अंतर्गत आपका थायमिन आता है, बायोटीन आता है, ठीक, और ग्लूटामिन आता है। इसके लिए टिक क्या होता है, तो इसके लिए टिक है बेटा जी। ठीक, इसके लिए टिक क्या है, तो बेटा जी, यानी बी से बायोटीन हो जाएगा, टी से थायमिन हो जाएगा, ठीक, एंड जी से क्या हो जाएगा, तो यह ग्लूटामिन हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ग्लूटामिन में, तो इसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में क्या आता है, तो सल्फर कंटेनिंग में आपका सिस्टीन आता है एंड मेथियोनिन आता है, जिसे हम CCM के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फैटल सेप्टिसीमिया इन यंग काल्वेज इज टू मेक श्योर दैट दे गेट कोलेस्ट्रॉम, यानी कि the best way to prevent fatal septicemia in young calves is to make sure that they get, तो उसी को हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। यानी कि जो फैटल सेप्टिसीमिया होता है, यानी कि यंग काल्वेज में, यानी कि जो नवजात बछड़े होते हैं, इसमें फैटल सेप्टिसीमिया देखने को मिलता है। ठीक, यानी कि द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फैटल सेप्टिसीमिया इन यंग काल्वेज, यानी कि जो नवजात बछड़े होते हैं उसमें फैटल सेप्टिसीमिया से बचाने के लिए, यानी कि जो फैटल सेप्टिसीमिया डिजीज होता है इससे बचाने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, तो उसको कोलेस्ट्रम देना चाहिए, यानी कि उसको कोलेस्ट्रम देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट द बिगेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ रूमेन स्टोमक, यानी कि रूमिनेंट स्टोमक का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट कौन सा होता है, तो रूमेन होता है। फिर से रूमिनेंट स्टोमक का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट कौन सा होता है, तो रूमेन होता है। ठीक, रूमेन होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स इन एनिमल सेल्स, यानी कि एनिमल सेल्स में जो मुख्य स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है वो कौन सा होता है, तो ग्लाइकोजन होता है। यानी कि एनिमल के सेल में ग्लाइकोजन पाया जाता है, जबकि प्लांट के सेल में क्या पाया जाता है, तो स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट है केसिन कंस्टिट्यूएंट अबाउट 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, यानी कि मिल्क में मान लीजिए टोटल प्रोटीन, यानी कि मिल्क में जो टोटल प्रोटीन उपस्थित होता है, यानी कि मिल्क में जो टोटल प्रोटीन उपस्थित होता है उसका केवल 80% भाग जो होता है वो केसिन प्रोटीन ही पाया जाता है। यानी कि मान लीजिए 100% तक दूध में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है, तो उसमें से केवल 80% केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क में सर्वाधिक वेरिएबल होने वाला, यानी कि सर्वाधिक चेंज होने वाला कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर अवयव होता है, तो वो फैट होता है। यानी कि फैट जो था वो घटता बढ़ता रहता है ना, फैट जो होता है घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिहानिंग इज अनकपलिश्ड बाय अप्लाइंग कास्टिक सोडा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी इसे जानते हैं, यानी कि OH के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर से डिहानिंग करने के लिए, यानी कि डिहानिंग करने के लिए किसका हम एप्लीकेशन करते हैं, तो कास्टिक पोटाश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द पोल्ट्री स्पेशल रेस्ड फॉर मीट प्रोडक्शन इज नोन एज ब्रॉयलर, यानी कि जब पोल्ट्री को हम विशिष्ट रूप से केवल खाली मीट प्रोडक्शन के लिए उगाते हैं या फिर उसको पालते हैं, तो उसी को हम ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं। द प्रोटीन विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट, यानी कि वह कौन सा प्रोटीन है जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आपका इलास्टिन प्रोटीन होता है। विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सैलेट पॉइजनिंग, यानी कि ऑक्सैलेट पॉइजनिंग के लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर से विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सैलेट पॉइजनिंग, यानी कि ऑक्सैलेट पॉइजनिंग, यानी कि जो
ऑक्सैलेट पॉइजनिंग होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। फिर से ऑक्सैलेट की पॉइजनिंग को ट्रीटमेंट यानी कि ऑक्सैलेट पॉइजनिंग के लिए ट्रीटमेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सैलेट पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए जो है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेशली ड्रान मिल्क हैज पीएच वैल्यू, यानी कि अगर ताज़े दूध हम निकालते हैं तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 6.5 से लेकर 6.7 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है एवरेज वैल्यू 6.6 होता है। नेक्स्ट है द डिजीज इन विच एनिमल्स वाट आर गिव्स बर्थ टू ए डेड आर वीक काफ इज नोन एज ब्रुसेलोसिस, यानी कि वह कौन सा डिजीज है जो कि पशुओं में जो कि एनिमल अबाउट आर गिव बर्थ टू ए डेड आर वीक काफ, यानी कि वह कौन सा डिजीज है जो कि पशुओं में मरे हुए बच्चा को पैदा करता है, यानी कि पशुओं में मरे हुए बच्चा को या फिर जन्म यानी कि एबॉर्ट यानी कि जिसके अंतर्गत पशु जो होता है वो पशु का जो गर्भ होता है वो गिर जाता है, यानी कि एनिमल का वो कौन सा डिजीज है जिसके अंतर्गत पशुओं का गर्भ गिर जाता है या फिर जो नया बच्चा भी पैदा होता है तो वह मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। ठीक, या फिर मरा हुआ बच्चा पैदा होता है या फिर बहुत ही कमज़ोर बच्चा पैदा होता है, यानी कि बहुत ही कमज़ोर बच्चा पैदा होता है तो उसी को हम ब्रुसेलोसिस कहते हैं। फिर से क्या कह रहा है? द डिजीज इन विच एनिमल इवॉट्स आर गिव बर्थ टू ए डेड आर वीक काफ इज नोन एज ब्रुसेलोसिस, यानी कि एनिमल का वो कौन सा डिजीज है जिसके अंतर्गत पशुओं में गर्भपात गिर जाता है या फिर जो है मरा हुआ बच्चा पैदा होता है या फिर बच्चा पैदा भी होता है तो बहुत ही कमज़ोर बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज इन पोल्ट्री काजेज पेरोसिस, यानी कि पोल्ट्री में यदि मैग्नीज की कमी हो जाती है तो इससे कौन सा डिजीज होता है? तो पेरोसिस डिजीज होता है, यानी कि मैपी यानी कि सेलिटी को हम बना देते हैं मैपी। मैग्नीज से क्या होता है? तो मैग्नीज की कमी से क्या होता है? तो मैपी होता है। ठीक, पेरोसिस होता है। फिर से द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज इन पोल्ट्री काजेज, यानी कि पोल्ट्री में यदि मैग्नीज की डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे क्या होता है? तो पेरोसिस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पैराकीटोसिस इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, यानी कि जिंक की कमी से क्या होता है? तो इसके लिए ठीक हम बना देते हैं मप्पी पाजी। इसके लिए ठीक क्या बना देते हैं? तो मप्पी और पाजी, यानी कि मैग्नीज की कमी से क्या होता है? तो मैग्नीज की कमी से जो होता है पेरोसिस होता है। एंड पैराकीटोसिस जो होता है यानी कि पैराकीरेटोसिस जो होता है वो किसकी कमी कारण होता है? तो जिंक की डिफिशियंसी कारण होता है। तो हम बात करते हैं पैराकीटोसिस इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ तो जिंक, यानी कि जो पैराकीरेटोसिस होता है या जिंक की डिफिशियंसी कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन, यानी कि फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसी को हम बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? तो अगले पॉइंट में कह रहा है प्रोटीन विच इज सोल्यूबल इन वाटर एंड हीट कोगुलेंट इज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, यानी कि वह कौन सा प्रोटीन है जो कि वाटर में तो सलूबल होता है लेकिन इसको जब हम गर्म करते हैं तो यह थक्के के रूप में जम जाता है या फिर कोगुलेबन की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि या फिर कोगुलेट हो जाता है। तो ये आपका प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन और प्लस ग्लोब्यूलिन होता है, यानी कि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि वाटर में सलूबल होते हैं लेकिन जब दूध को हम गर्म करते हैं तो यह थक्के के रूप में जम जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में पास्चुराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइस। ले ही लेते हैं, इसमें कितना है यह है, ले लो भाई। पास्चुराइजेशन अगला टॉपिक है पास्चुराइजेशन। इट इज डन टू किल ऑल द पैथोजेनिक एंड मोस्ट ऑफ द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे कि क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी कि जो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया होती है इससे पैथोजेनिक एंड मोस्ट ऑफ द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं। फिर से पास्चुराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा जो है
पैथोजेनिक एंड सर्वाधिक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जो होता है किसके अंतर्गत आता है, तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। यानी कि जो पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया होती है इससे बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं, इसके साथ ही साथ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है। मेथड्स ऑफ पाश्चुराइजेशन, तो मेथड्स ऑफ पाश्चुराइजेशन कितने प्रकार का होता है, तो पाश्चुराइजेशन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका लो LT-LT मेथड होता है, दूसरे नंबर पे HT-HT मेथड होता है, तीसरे नंबर पे UHT मेथड होता है। लो टेम्परेचर यानी कि LT-LT मेथड को जो है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के रूप में जाना जाता है, और इसमें मिल्क को कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो 61 से लेकर 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 मिनट तक रखा जाता है। जबकि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम जिसे हम HT-HT मेथड के नाम से जानते हैं, इसमें दूध को 71 से लेकर 76 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 सेकेंड के लिए मात्र रखा जाता है। तीसरे नंबर का मेथड है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जिसे हम UHT के नाम से जानते हैं। इसमें मिल्क को जो है 148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 से 5 सेकेंड के लिए या फिर 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल 0.5 सेकेंड के लिए जो होता है रखा जाता है। फॉलोड बाई रैपिड कूलिंग इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड आर बिलो, यानी कि फिर इसके बाद अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यानी कि हाँ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जब हम कर लेते हैं 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 5 सेकेंड के लिए या फिर 149 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.5 सेकेंड के लिए, तो फिर इसमें रैपिड कूलिंग किया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रैपिड कूलिंग किया जाता है, तो इसको जो है धीरे धीरे इसको ठंडा करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, या फिर इससे नीचे के टेम्परेचर पर इसको ठंडा करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कॉमन टर्म्स इन लिवस्टॉक प्रोडक्शन, यानी कि लिवस्टॉक प्रोडक्शन में प्रयोग किए जाने वाले जो कॉमन टर्म्स होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।